ठीक है, बंद कर दिया क्या? चार्ज गई कैसे? ब्रेक में लगा देना चाहिए ना। चलो देखो रीड करते हो क्या दिया हुआ देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या दिया देख, बाय प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म 7%। प्लाज्मा से कितना परसेंट पास होता है बोल? 7%। देखो उधर रिएक्शन मिली CO2 प्लस H2 मिली H2CO3 मिला, CO2 और H2 मिलकर क्या बना रहे हैं? H2CO3। और वही टूट के रिएक्शन क्या बना देगा? CO2 H2। तो उसको छोड़ो आगे। बाय बाइकार्बोनेट आयन 70%। कितना? 70%। ध्यान से देख, नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द टिश्यू सेल। टिश्यू में निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम 70%, आगे लिखेंगे, डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा एंड देन इनटू द आरबीसी। प्लाज्मा में आने के बाद वो सीधा किसमें घुसता है? आरबीसी। आगे लिखेंगे, इन द आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर। आरबीसी में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मिला वो नाम, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? CA। आगे देखो, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बना? कार्बोनिक एसिड नाम मिला, किसका नाम है वो? किसका नाम है वो? H2CO3। भूलना नहीं, कार्बोनिक एसिड किसको बोलते हैं हम लोग? H2CO3। आगे बढ़ आगे बढ़। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन द आरबीसी एंड नॉट इन द प्लाज्मा। एंजाइम से किसमें पाया जाता है? आरबीसी, प्लाज्मा में नहीं होता। यही तो वजह है कि प्लाज्मा में खाली 7% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, बाकी का 70% किधर आ जा रहा है? आरबीसी। क्या रीजन है उसका? एंजाइम आरबीसी में, प्लाज्मा में नहीं। आगे बढ़ो। The rate of formation of carbonic acid in the RBC is very high as compared to its formation in the plasma. कार्बनिक एसिड आरबीसी में ज्यादा बनता है, प्लाज्मा में कम है, वही चीज थी। आगे देखो, कार्बनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल। अब ये एसिड जो बना है H2CO3 कैसा रहता है? ये अनस्टेबल होता है। आगे देखेंगे, ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H+। इसमें किसमें टूट जाता है वो? HCO3- मतलब बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जो टूट रहा है इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आगे देखेंगे, लीडिंग टू द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इनसाइड द आरबीसी। तो जैसे जैसे टूटता जाएगा आरबीसी के अंदर HCO3- क्या होता जाएगा? लार्ज एक्यूमुलेशन मतलब बहुत ज्यादा जमा होता है। तो जाहिर सी बात है, इधर बहुत ज्यादा इधर बहुत कम है, क्या करेंगे? बाहर निकलेगा। तो देखो उधर क्या लिख रहा है? HCO3- does move out of the RBC। ये जो HCO3- बना है ये आरबीसी से कहाँ निकल जाता है? बाहर। आगे देखेंगे, This bring about imbalance of the charge inside and outside the RBC। इस वजह से चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? इनबैलेंस हो जाएगा, अंदर बाहर का चार्ज इनबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए बाहर से नेगेटिव आयन को अंदर लाना पड़ेगा। कौन आता है? क्लोरीन। देखा आगे क्या लिखा है? टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसी एंड द प्लाज्मा, Cl- आयन डिफ्यूजन इनटू द आरबीसी। इसी आयन को बैलेंस करने के लिए Cl- किसके अंदर आता है? बोल, आरबीसी के अंदर आता है। This movement of chloride ion is known as chloride shift और हैमबर्गर। बाकी सारी बातें लिखने को समझा, देख कितने अच्छे से भेजे में जा रहे हैं। अगर ये समझा तो एक एक लाइन आपके भेजे में घुसेगी, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आ रहा है? वरना इसको सब छोड़ के आते हैं। अभी पीछे वो भाई बैठे थे, फैसल भाई बोले थे नीट में इसको छोड़ के गया। मैं बोला क्यों है? बोलता समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ एडवांस है क्या? मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझ कर उतना भी मुश्किल नहीं, आसान समझ में आ रहा है। अच्छे से आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या लिखा है बेटा? HCO3- that come out into the plasma। ये जो HCO3- बाहर प्लाज्मा में आया है, ये भी ऐसे नहीं नाचेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वो क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट। देखो तो क्या लिखा है? जॉइंट विद सोडियम और पोटेशियम फॉर्मिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मिला बेटा? आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। H+ आयन इज टेकन अप बाय प्रोटीन हीमोग्लोबिन। मिला? H+ को कौन रिसीव कर लेता है? H+ बचा हुआ है, इसको कौन रिसीव करता है? हीमोग्लोबिन। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों रिसीव कर रहा है इसको? अगर ये H+ को पकड़ेगा नहीं तो आरबीसी में H+ बढ़ने लगेगा, पीएच कम होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, है ना? पीएच कम होगा, जिसके से ब्लड में अगर पीएच कम होता है तो डेथ भी हो सकता है। इसलिए हीमोग्लोबिन किसको पकड़ रहा है? H+। अब क्या बना रहा है? HHB। व्हाट इज HHB? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। देख HHB के नीचे क्या लिखा है? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। मिला बेटा? तो आगे देखेंगे सब लोग।
These H+ ion might be expected to lower the blood pH. अगर ये H+ को हीमोग्लोबिन नहीं पकड़ता तो ये क्या कर सकते थे? Might be लिखा है, ये क्या कर सकते थे? ब्लड का pH कम कर सकते थे। आगे देखेंगे, but they are buffered by the hemoglobin by the formation of deoxyhemoglobin, reduced hemoglobin। लेकिन इनको बफर कर दिया गया, बफर कर दिया, ठिकाने लगा दिया, ऐसा ठिकाने लगा दिया। किसके जरिए? हीमोग्लोबिन के जरिए। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ मिला क्या बनाया? रिड्यूस हीमोग्लोबिन। रिड्यूस हीमोग्लोबिन का एक और नाम देते हैं डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। रिड्यूस हीमोग्लोबिन को और क्या बोलते हैं हम लोग? डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन था, रिड्यूस हीमोग्लोबिन का एक और नाम क्या है? डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। समझ में आया क्या? आगे बढ़ेंगे सब लोग, देखते एट द लेवल ऑफ लंग। ये पूरा तो टिश्यू के लेवल का हो गया, अब किसकी बारी? लंग्स के लेवल पे देखेंगे सब लोग। एट द लेवल ऑफ द लंग्स इन द प्रेजेंस इन रिस्पॉन्स टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। ये सारा प्रोसेस क्या आएगा? उल्टा आएगा। देखते क्या लिखा है? Of the alveolar air, hydrogen ion and bicarbonate ion recombine to form the carbonic acid, and under the influence of the carbonic anhydrase yield carbon dioxide and water। ये बाइकार्बोनेट वापस से H+ के साथ मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और वो रिटर्न से क्या बनाएगा? CO2 और CH2। ये चीज बाहर भी होगी, अंदर भी होगी। मैंने सिर्फ बाहर लिख के दिखाया, ये अंदर भी होगी। अंदर ज़्यादा फास्ट होगी, क्यों? ये अंदर क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। समझा? आगे बढ़ेंगे। बाय रेड ब्लड सेल 23% और क्या कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रैवल करता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में भी कौन? हीमोग्लोबिन। ये देखिए 23% है, इससे कम आएगा हीमोग्लोबिन से क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट हीमोग्लोबिन। और जब ये लंग्स पे पहुंचा तो इसी का ऐसा टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया। तब वो उसमें समझा रिलास करेगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करता है? बोल, हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप। सर हीमोग्लोबिन में अमाइनो ग्रुप कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन दो चीज से बना है, हीम ग्रुप और ग्लोबिन ग्रुप। हीम ग्रुप एक केमिकल का नाम है, आयरन का बना। ग्लोबिन कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने होते हैं? समझ रहे? तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है उसको अटैच होता है जाकर कौन? ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो उसका नाम भी कह देंगे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा, इसीलिए उसका नाम क्या है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहे रे? पक्का? आगे बढ़ो। अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन and forms a loosely bound compound called amino hemoglobin. This molecule readily breaks down in the region where the partial pressure of carbon dioxide is low, alveolar region, and releases the carbon dioxide। और ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर बना है टिश्यू के लेवल में, जब ये लंग्स के लेवल पे पहुँचता है तो टूट जाता है, अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझा था? यहाँ पर आपका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एल्केन इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया, अब खाली दो चीज बच गई, बोल्स इफेक्ट और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वो दोनों भी पढ़ा था, बोर्ड पर लिखा। ये नाम लिख लो जरा, ये नाम लिख लो जरा। इसका एक और नाम लिखा है, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। अहमद पानी लो जाए।
पूरा लिख लिए, चलो देखेंगे। तो पहले मैं आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाता हूँ और उसी के साथ मिला करके हम लोग पढ़ेंगे बोरिक चक्र। चलो ध्यान दो। अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसको बोलते हैं? अभी देख से पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, है ना? कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एक चीज किस पर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा सैचुरेशन उतना ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहेगा सैचुरेशन उसका उतना ही कम। इन दोनों में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक एक्सिस पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेंगे, दूसरी एक्सिस पे सैचुरेशन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। तो इन दोनों का जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ बन के तैयार होता है ना, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। डेफिनेशन समझिए, अंडरलाइन करो इसकी डेफिनेशन। पेज नंबर 158 ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला पॉइंट है ना, जो मिला 158 पे देख बोल्ड करके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लिखा है, मिला? उसके ऊपर से 2 लाइन और ऊपर देखिए। The relationship between HbO2 saturation, hemoglobin oxygen saturation and oxygen tension मतलब TPO2 partial pressure of oxygen is called oxygen dissociation curve। एक कर्व क्या कहलाता है बेटा? बोल, ऑक्सीजन डिसोसिएशन। इसको मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझा? जब एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ की एक एक्सिस पे हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेंगे और दूसरी एक्सिस पे क्या लेंगे? बोल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्राफ बनेगा उसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। बोर्ड पर देख सकते हो, तो ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ PPO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मैक्स टू मैक्स 100, 104 तक जाता है। उसको 200, 500 तक मत लेके जाना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मैक्स टू मैक्स 100 के आसपास, तो 100 से रुक गया। एक्स एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किया, वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग HbO2 का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन। ये भी आपको पता है कितना होता है? 100% बहुत रेयर होता है। मैक्स टू मैक्स कितना रहता है? 95, 97 तक। यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100। तो 97 कितने पार्शियल प्रेशर होता है? लंग्स में, लंग्स में कितना पार्शियल प्रेशर होता है? 100 के आसपास। तो ध्यान से देखिए, जब ये 97 के आसपास रहेगा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, तब पार्शियल प्रेशर कितने के आसपास रहेगा? 100 के आसपास। तो ये वाला पॉइंट है वो सही है। टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो टिश्यू के लेवल पे पार्शियल प्रेशर का मूव कितना हो जाता है? 100 से सीधा 30 और सैचुरेशन 97 से कितनी है? 50। और 50 से 40 से 60 के बीच में यहाँ पे नहीं आएगा। और 30 किधर आएगा? 20 और 30, 20 और 40 के बीच में यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट है, इधर है। और एक बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे सैचुरेशन उतना ज़्यादा बढ़ता है। देख, पार्शियल प्रेशर कम रहेगा तो सैचुरेशन भी कम रहेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे सैचुरेशन बढ़ जाएगा। यानी ऐसी पॉइंट्स मिलते जाएंगे ना अपने को। अब मुझे बताना क्या लगता है आपको? सीधी लाइन मिलेगी क्या? कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्व। एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। कैसा कर्व मिलता है? जो कर्व का शेप बना ना उसको सिग्मॉइड बोलते हैं। शुरू में थोड़ा कम स्टीपिंग रहेगी, फिर थोड़ी ज़्यादा स्टीपिंग रहेगी और फिर ऐसा पहले जैसा। इसको सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोल, सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, ये जो कर्व बना है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये जो कर्व बना है नॉर्मल कंडीशन का बना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है और ऑक्सीजन भी नॉर्मल है और पीएच भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है।
कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल और पीएच भी। अब क्या कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। समझ, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो और क्या बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा, मतलब एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई मतलब पीएच कम होगा, H प्लस बढ़ा है तो पीएच कम होगा। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, H प्लस बढ़ा, पीएच कम होगा, सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा। अभी तो समझा। तो अगर मैं हाई CO2 कर दूँ तो सैचुरेशन क्या होने लगेगा, कम। जितने जितने प्रेशर पर अपने को सैचुरेशन इतना मिला था, सेम उतने प्रेशर पर सैचुरेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम मिलेगा तो मतलब पॉइंट्स इसके ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, नीचे। तो जो ग्राफ पहले ऐसे बना था, अब वो ग्राफ सारे पॉइंट्स नीचे नीचे शिफ्ट हो गए ना, सारे पॉइंट्स किधर शिफ्ट हो गए, नीचे नीचे शिफ्ट हो गए। जो ग्राफ पहले ऐसा कुछ बना था, वो ग्राफ अब आपको ऐसा दिखा बेटा। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का कर्व था राइट साइड पर शिफ्ट कर गया, क्या कर गया है, राइट साइड पर शिफ्ट किया। क्यों किया राइट साइड पर शिफ्ट, क्या क्या चेंज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था। तो मैं इधर एरो डाल के लिखता हूँ, क्या आएगा, बोल हाई कार्बन डाइऑक्साइड, और H प्लस भी क्या हुआ है, बढ़ा है, और H प्लस बढ़ा मतलब पीएच, याद रखना पीएच कम हुआ है मतलब H प्लस क्या हुआ है। मुझे बताना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, पीएच कम हुआ, H प्लस बढ़ा, तो राइट पे शिफ्ट हुआ ना, उल्टा करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की कम हो जाता, H प्लस बढ़ने की कम हो जाता, H प्लस कम हो जाए तो पीएच बढ़ जाता। तो ये जो सैचुरेशन गिर गया था, यही सैचुरेशन क्या होता, बढ़ जाता। तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता, लेफ्ट में। देख लेफ्ट वाला ग्राफ जब शिफ्ट होगा तो कैसा बनेगा, सही बेटा, ठीक है। ये जो तीसरी वाली लाइन है ये किसको दिखा रही है बेटा, तीसरी वाली लाइन किसको दिखा रही है, लो CO2 एंड हाई पीएच। और एक बात, ये जो 100 का पार्शियल प्रेशर है, ये कौन सा रीजन है, अल्वियोलार रीजन। कौन सा रीजन है, अल्वियोलार रीजन, मतलब लंग्स के आसपास का रीजन। और ये जो 30-40 का पार्शियल प्रेशर, ये कौन सा रीजन है, बोल टिश्यू रीजन। कभी कभी आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कुछ नहीं करना है, खाली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना देंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना के समझा अच्छे से, इसे वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी करना होगा। अब इसमें बस एक टॉपिक बचा, कौन सा, बोर्ड इफेक्ट। इसको बताने बोर्ड इफेक्ट। एक चीज नोटिस की, तो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पार्शियल प्रेशर कम या ज्यादा करेंगे तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, शिफ्ट मारते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है, और कम किए तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। इसी चीज को बोलते बोर्ड, इसी चीज को क्या बोलते बोल, बोर्ड इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चेंज करने से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में शिफ्ट आता है, ये इफेक्ट कहलाता है बोर्ड इफेक्ट। देख जरा क्या डेफिनेशन है बोर्ड इफेक्ट, हेडिंग मिली बेटा, बोर्ड इफेक्ट हेडिंग मिली। इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, मिला, या उसको आप और क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। मिला, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के बदलने की वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शिफ्ट होना, ये इफेक्ट क्या कहलाता है, बोल बोर्ड इफेक्ट। क्या कहलाता है, बोल बोर्ड इफेक्ट। बाकी वो शिफ्ट क्यों होता है उसके पीछे का ये रीजन है। ये कहाँ से आया, वो ये पढ़ाते हुए समझा अच्छे से। तो यहाँ पे आके आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और बोर्ड इफेक्ट खत्म है। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, सैचुरेशन कम कब होता है, राइट में शिफ्ट कब करता है, कब शिफ्ट करता है राइट में, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, H प्लस आयन ज़्यादा है, पीएच कम है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो भी राइट में शिफ्ट करता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो भी राइट में शिफ्ट करता है। एक डीपीजी करके मॉलिक्यूल है, वो भी पढ़ता है तो भी राइट में शिफ्ट करता है। कहाँ लिखा है ये सब, अभी जो बोर्ड इफेक्ट का डेफिनेशन अप्लाई किया ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए।
वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का डेफिनेशन अंडरलाइन किए थे, उसके आगे से पढ़ रहे थे। दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज अ सिग्मॉइड कर्व एंड इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। मिला, ये कर्व राइट में शिफ्ट करता है। कब शिफ्ट करता है? इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू इंक्रीज इन H+। मिल गया, H+ बढ़ा, H+ बढ़ेगा तो ये राइट में शिफ्ट होगा। आगे देख, इंक्रीज इन PpCO2, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तभी भी ये राइट में शिफ्ट होगा। आगे देख, राइज इन टेम्परेचर, और क्या लिखा है बोल, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी राइट में शिफ्ट होगा ये। एंड राइज इन DPG, कौन सा मॉलिक्यूल? DPG। फुल फॉर्म क्या है देख उसका, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरीन व्हिच इज फॉर्म इन द RBC ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये RBC में बनता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस। समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। तो देख, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन का राइट में कब कब शिफ्ट करता है, आपका क्या क्या आंसर आएगा बोल? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ना, H+ आयन का बढ़ना, ये उधर मेंशन नहीं पर आप याद रखें। pH का कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना, DPG का बढ़ना, इन सब कंडीशन में राइट में शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा? उल्टा कहते हैं सबको उल्टा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना, H+ आयन का कम होना, pH का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का कम होना, DPG का कम होना। समझा अच्छे से? यहाँ पर आके अपना जो तीसरा स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन, वो भी क्या हो गया है? फिनिश। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने आपको कितने स्टेप पढ़ा दिया? 3। कौन में से 3? ब्रीदिंग, शुरुआत की गया किसी से, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पूरा इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक छोटा सा टॉपिक बचा कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग खत्म होगी, और जो वॉल्यूम वाला बॉक्स छोड़ गया ना पीछे, वो पढ़ाने का है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड वेंटिलेटर, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये 4 5 छोटे छोटे टॉपिक है। रेस्पिरेशन का जाएगा फिनिश। फिर क्या स्टार्ट करना है? तो कल के लेक्चर में मैं रेस्पिरेशन खत्म करूँगा। समझ में आ रहा अच्छे से? अब इसको लिख लो, फिर आप देख लो बना लो।